हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिकल कैलकुलेशन। अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि केमिकल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टफ चैप्टर लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा भी टफ चैप्टर नहीं है कि इस चैप्टर को आप स्किप कर दो। ठीक है, तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि इस चैप्टर को मैं जितना ज़्यादा आसान, जितना ज़्यादा ईजी बना के आप लोगों को समझा सकूँ, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको इस चैप्टर को समझाने का। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि भाई आप कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज़ को अच्छे से नोट कर लो और ध्यान से चीज़ों को समझने का ट्राई करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हो समझने का और हम भी यहाँ से समझाने का एफर्ट करते हैं तो शायद बात बन सकता है, इस चैप्टर को समझा जा सकता है। ठीक है, ओके। अगर बात करें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या हम लोगों को कुछ नॉलेज होना चाहिए, तो दो चीज़ है जो आपको अगर पहले से पता होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाता है, आप इजीली इस चैप्टर को समझ सकते हो। पहला चीज़ है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्लास 9 में पढ़े थे, बट ठीक है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड जो चीज़ है वो आपको मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालना आना चाहिए कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, और जब आप एग्जाम में भी जाओगे ना तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का जो मास होता है, मोलर मास होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है कि भाई क्लास 10 का स्टूडेंट है और बोर्ड्स देने जा रहा है तो उसको पहले 20 एलिमेंट्स का मास क्या होता है वो आइडिया होगा, एटॉमिक नंबर और मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है आप लोगों का, क्लास 9 का ये कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मूल कॉन्सेप्ट देखो, मूल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एकदम सिंपल वे में अगर हम बात करें तो यार, अगर आप लोग कभी ना कभी मोदी दुकान गए और वहां पे जाके आप बोलते हो कि भाई हमको 1 डजन अंडा चाहिए, तो 1 डजन अंडा का क्या मतलब होता है, पहले आप ये चीज सोचो। वो मोदी दुकान वाला आपको कितना पीस अंडा निकाल के दे रहा होगा, ये चीज बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि भाई 1 डजन अंडा दो, तो इसका मतलब क्या चीज होता है कि वो 12 पीस आपको काउंट करके दे रहा होगा। अच्छा, 1 डजन के जगह पे अगर हम उसको बोलते हैं 1.5 दर्जन चाहिए, तो 1.5 दर्जन का कितना मतलब होता है, 1 दर्जन और आधा, तो 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 पीस और आधा दर्जन का मतलब कितना हो गया 6 पीस। तो हम लोग ये किए क्या चीज है वो समझो, 1 डजन को हम लोग इक्वल्स टू 12 कर दिए। जब भी हम लोग किसी को 1 डजन बोलेंगे तो 1 डजन का मतलब कितना हो जाएगा 12 पीस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 डजन को कर दिए हैं 12 पीसेस के बराबर, उसी तरीके से सिमिलर वे में हम लोग क्या किए ना कि एक मोल को चुने हैं और मोल को इक्वल कर दिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23 के बराबर, यानी 1 मोल जब भी हम लोग बोलेंगे इसका क्या मतलब होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये 1 मोल का क्या मतलब होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है या बहुत बड़ा कोई चीज है, ये सिंपल सा चीज है भाई कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब ये नंबर बार बार बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम किसी को बोलेंगे कि हमको ये बोल के दिखाओ, तो वो बार बार क्या बोले 6.022 कैसे यार, वो तो बहुत बड़ा नंबर है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो वो दिक्कत आता है इस नंबर को बोलने में। इससे आसान क्या होगा कि हम बोल देंगे 1 मोल, तो 1 मोल हम बोल दे या फिर हम बोले 6.023। ठीक है, तो ये दोनों चीज बोलने का मतलब क्या है, सेम है। तो 1 मोल और 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है, हम बोल सकते हैं, लेकिन वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बाबू 1 मोल का क्या मतलब होता है, तो आप सिंपल सा बोलोगे कि सर 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पीसेस। अब ये किसी भी चीज के बारे में बात हो, अगर ये एटम के बारे में बात हो रहा है तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम। अगर मॉलिक्यूल का बात हो रहा है तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल और एटम या आयॉन्स वगैरह के बारे में बात नहीं हो रहा है, लेट्स से कि ये बात हो रहा है कि भाई अंडा ही लेते हैं, ठीक है, तो हमको कोई 1 मोल अंडा लेना है। 1 मोल अंडा का मतलब हमको कितना अंडा लेना है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अंडा। इतना अंडा तो शायद मुर्गी अब तक दिया भी नहीं होगा पूरा एंटायर दुनिया में। ठीक है, खैर, तो मूल समझ में आ रहा है कि आवाज यार, तो मोल समझ में आ रहा है कि मोल का मतलब क्या चीज होता है, मोल का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग मोल निकालेंगे कैसे, तो मोल निकालने के ना आपके पास 3 तरीका है। ठीक है, पहला जो तरीका है कि आप बाय मास, आप मास के हेल्प से मोल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई मोल जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगला टॉपिक ही हम लोगों का क्या है, मोलर मास। मोलर मास के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बना कि मोल जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो गिवन मास बाय मोलर मास करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पहले से पता है। ठीक है, बाय
वॉल्यूम के हेल्प से भी हम लोग मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोल क्या हो जाएगा यहां पे, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम वाले केस में ना दो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। बोल दिए कि ये चैप्टर आप लोगों को टफ लगता है, कोशिश कर रहे हैं इजी करने का, तो थोड़ा सा आप ध्यान भी दोगे ना, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी वॉल्यूम आपको गिवन है, नोट ये करना कि जो वॉल्यूम होगा वो मस्ट है कि किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लीटर नहीं, लीटर, हाँ ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। और एक और चीज का ध्यान रखना कि मोल गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर जब हम इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि एसटीपी पे है, एट एसटीपी बोलेगा या फिर एनटीपी बोल रहा होगा, ठीक है। तो एसटीपी एनटीपी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि जो आप मोल कैलकुलेट कर रहे हो आप क्या करोगे, एसटीपी पे कैलकुलेट करोगे। ज्यादातर क्वेश्चन क्या है कि एसटीपी पे ही आपको देता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। तो यहां से मोल कैसे निकलेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ओके। तो हम लोगों के पास तीन तरीका आ गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम में, माध्यमिक में, बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है वो 99% क्वेश्चन तो हम देखेंगे भाई इसी के ऊपर आता है कि भाई आप मास गिवन होता है, मास से आप मोल निकाल लो। कुछ क्वेश्चन होता है यानी 1% क्वेश्चन ऐसा होता है, या फिर 1 ऐसा कर देते भाई 90 कर देते, नहीं तो फिर स्टूडेंट लोग बोलेगा इतना कम थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, तो 90% क्वेश्चन आपका मास पे आता है, 9% क्वेश्चन आपका वॉल्यूम पे आता है, और बहुत कम 1% क्वेश्चन होता है कि आपके पार्टिकल्स पे देता है। तो ज्यादातर आपको फोकस कहाँ करना है, गिवन मास और मोलर मास पे करना है। एक चीज और ध्यान में रखना, देखो भाई जब हम लोग मोल वॉल्यूम से निकाल रहे होंगे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वहां पे हाइड्रोजन का बात हो रहा हो, ऑक्सीजन का बात हो रहा है, नाइट्रोजन का बात हो रहा है या किसी भी अदर गैस का बात हो रहा है, कोई भी चीज का बात हो हमेशा नीचे कितना होगा, 22.4 लीटर, ये मस्ट है। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। बट जब हम लोग ये वाला 90% यहाँ पे मास से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो नीचे में क्या होना चाहिए, मोलर मास होना चाहिए। अब मोलर मास जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है बहुत अच्छा बात है, ठीक है, बता सकते हो कि हाँ भाई हमको पता है। जैसे देखो यार, आपको पता है ना कि नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 14 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम होता है। क्लोरीन का, ये सब जो हम बता रहे हैं ये आपको मतलब कुछ है जो फेमस है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सोडियम का 23 ग्राम होता है। अच्छा, पोटेशियम का भी होता है, पोटेशियम का 39 ग्राम होता है। और किसका लगेगा, कार्बन का कार्बन हम लोग का 12 ग्राम। अरे भाई अपना फेमस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम होता है, ठीक है। और कुछ हम लोग भूल रहे हैं क्या, भूल रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का कितना होता है, 40 ग्राम होता है। तो ये सब जो हम आपको कुछ एलिमेंट्स हम हो सकता है कुछ हम भूल गए होंगे, ये सब फेमस है, ठीक है। ज्यादातर मतलब क्वेश्चंस में ये सब आ रहा होता है तो आपको पता होता है। अब इसके बाहर अगर कभी आपको कॉपर मेंशन कर दिया, जिंक मेंशन कर दिया, आयरन मेंशन कर दिया या कोई और अदर कंपाउंड ये एटम मेंशन करता है तो उसका वो लोग ना मास क्वेश्चन में दे देता है। ऐसा बेरहम वाला नहीं है, बोर्ड्स वाला ऐसा नहीं है कि उसको पता है कि बच्चा 1 से 20 तक याद करके आया, कॉपर जिंक Fe 20 से ज्यादा है तो हम लोग कैसे करके देंगे। तो वो लोग बता देता है कि भाई कि कॉपर का मास कितना है, जिंक का मास कितना है, Fe का मास कितना है। बहुत हद तक तो इन लोगों का भी बता देता है, बट फिर भी क्लास 10 के स्टूडेंट को ये सारा चीज एटलीस्ट जितना हम लिख के दिए हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हैबिट बना। अब आया कि मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कुछ कंपाउंड्स का यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है भाई। एग्जाम्पल से करेंगे क्वेश्चन, समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं मोलर मास। मोलर मास का डेफिनेशन क्या है, बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ाए थे। एक मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। एक मोल आप सब्सटेंस उठा लो और उस सब्सटेंस का जो मास होगा उसी को आप क्या बोलोगे, मोलर मास बोल रहे होगे। फिलहाल देखो आपको क्वेश्चंस में क्या होगा ना, आपको मान लो कि H2SO4 गिवन है तो H2SO4 का आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, 1 होता है। 1 इंटू 2 पीस हाइड्रोजन है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 16 लिखें। और क्योंकि वहां पे 4 पीस हाइड्रोजन तो 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
ये आपको दिखाना नहीं है, ये आपको अपने मर्जी से कर लो, कहीं पे भी साइड में कर लो और करके आप देख लो, ठीक है। तो ये कितना आया 98 ग्राम आया। तो ये जो आ रहा है दिस इज द मोलर मास ऑफ व्हाट H2SO4, ठीक है। इसी तरीके से आप किसका मोलर मास निकाल सकते हो, फेमस जो कुछ कुछ होता है भाई उन लोगों का हम लोग करते हुए चलते हैं। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40 होता है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 होता है, 2 पीस है, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 होता है, 2 पीस है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना आ जा रहा है बाबू, ये हो जा रहा है आपका आई थिंक सो हम सही है तो 32 और 2 आपका 34 74 ग्राम, ठीक है। तो देख लेना कि हो सकता है हमसे गलती भी हो सकता है कैलकुलेशन में, पर ठीक है। HNO3 का कितना होगा मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 होगा, नाइट्रोजन का 14 है, देखो ना यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 3, तो ये आपका हो गया 1 प्लस क्यों 15 प्लस 16 3 जा 48, तो ये हो गया 58 प्लस ये हो गया आपका कुछ 63 ग्राम। तो इस तरीके का कोई भी देता है तो आपको प्लीज बोल रहे प्लीज उसको आप कैलकुलेट कर लेना। एक इसको भी कर लो तो KClO3 इसका कैलकुलेट करके हमको कमेंट करके बताओ कि इसका मोलर मास कितना है, ठीक है। तो K का कितना है देखो वहां पे हम दिए हैं 39, क्लोरीन का कितना है 35.5 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 35.5, ठीक है। अभी रखते हैं 16 3 जा 48, इन सबको ऐड करो बाबू, ये आएगा आई थिंक 122.5 ग्राम। हाँ यार हम कैलकुलेट किए थे तो बच्चों क्वेश्चंस करवाते करवाते याद हो ही जाता है, तो ठीक है 122.5 ग्राम आप देख लेना कि कितना आया, ठीक है। तो मोलर मास आपको समझ में आ गया कि भाई मोलर मास हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी दे देगा। अच्छा ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 इंटू 2 है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 पीस ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम। नाइट्रोजन का आप निकाल लोगे, हाइड्रोजन का आप निकाल लोगे, क्लोरीन का आप निकाल लोगे। तो इस तरीके का कोई भी आपको कंपाउंड दे देता है या एटम दे देता है या मॉलिक्यूल दे देता है तो आप उसका क्या कर सकते हो, आप उसका मास बताने का दम रखते हो कि भाई हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, हल्का में मत लो मेरे को, हम बता सकते हैं कि कितना होता है, ठीक है। तो ये सारा जो मोलर मास है ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो पहला चीज आपको मोल निकालना आना चाहिए कि मोल कैसे निकालेंगे। हम बता दिए कि ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मोल का किससे बनेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। कुछ क्वेश्चंस में जहां पे हम लोग गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर यूज करेंगे, वहां पे ध्यान बस ये रखना है कि जो वॉल्यूम हो वो किसमें हो, लीटर में, और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो STP, ज्यादातर STP मेंशन किया हुआ रहता है। और जब आएगा बात मोलर मास निकालने का तो इस तरीके से हम लोग मोलर मास निकाल रहे होंगे। एटलीस्ट इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए केमिकल कैलकुलेशन को पढ़ने से पहले, तो इन चीजों को देख लो, ठीक है। ओके तो अब तक आप लोग को मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी कंपाउंड का और मोलर मास कैसे निकालना है, ये दोनों चीज हम लोग को समझ में आ गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, इन 2 क्वेश्चंस क्या हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं ना, करने का कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन को उस स्टेप के हिसाब से ही करना है। अगर आप स्टेप को फॉलो करते हो आप देखोगे कि आपका आंसर आ रहा भी होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर आप थोड़ा लेवल चेंज करेंगे और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्टेप्स है वो स्टेप्स एकदम मैंडेटरी है। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड्स वगैरह में भी आता है या फिर अगर आप PYQ भी देखते हो जो सॉल्व कर रहे होगे अगर आप, तो आप देखोगे कि भाई इन्हीं स्टेप से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो कुछ स्टेप सोच समझ के बताया जा रहा है तो प्लीज इसको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1 कि आपको जो भी गिवन क्वांटिटी है उस गिवन क्वांटिटी का क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है। तो बोलना है भाई कि कैलकुलेट मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। अब जो भी चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी चीज मेंशन है उस चीज का सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना है। आपको मोल कैलकुलेट करना आता है, दिस इज स्टेप 1। उसके बाद फिर आपको फॉलो करना है स्टेप 2, ठीक है। अब जबकि आपको पता है कि भाई मेरे पास मोल आ चुका है तो आपको सबसे पहले पता करना है कि भाई गिवन क्या है और फाइंड क्या है। उन दोनों के बीच में अप्लाई करना है मोल एनालिसिस, ठीक है। अब ये मोल एनालिसिस क्या है, ये इतना बड़ा सिर्फ नाम लिख दिए हैं भाई, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इजी है। मोल एनालिसिस आपको अप्लाई करना है। मोल एनालिसिस अप्लाई किसके बीच में, जो भी चीज आपको गिवन है और जो भी चीज आपको फाइंड करना है। तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है उन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, मोल एनालिसिस, ठीक है। जब आप ये सेकंड स्टेप कर लोगे तो गिवन का तो मोल आपको पहले ही स्टेप 1 से ही पता था। स्टेप 1 जब कैलकुलेट किए तो इससे क्या आया, गिवन क्वांटिटी का मोल आ गया। लेकिन जब आप स्टेप 2 कंप्लीट करोगे तो जो भी चीज आपको फाइंड करना है उसका भी मोल आपको मिल चुका होगा, यानी ये दोनों ही स्टेप्स का हम लोग को मोल मिल चुका होगा, गिवन और फाइंड दोनों का। उसके बाद फिर कर देंगे हम लोग सिंपली स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेट रिक्वायर्ड
क्वांटिटी, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर देंगे। और ये जब भी हम लोग करेंगे तो ज़्यादातर या मोस्टली क्वेश्चन में भाई मल्टीप्लाइंग करेंगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग। अब किससे मल्टीप्लाई करना वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो ये 3 स्टेप है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिला, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी चीज गिवन है उसका क्या कैलकुलेट कर लो, मोल कैलकुलेट कर लो। मोल कैलकुलेट हो गया, उसके बाद फिर क्या करो, सेकंड स्टेप में जो भी आपका गिवन है और जो आपको फाइंड करना है उन दोनों के बीच में मोल मोल एनालिसिस लगा। अच्छा, एक से ज्यादा चीज अगर फाइंड करना हुआ तो क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई जैसे ये रिएक्शन है, इसमें बोल दिया कि ZnO भी फाइंड करके दिखाओ, SO2 भी फाइंड करके दिखाओ, तो क्या करेंगे हम लोग 2 बार मोल मोल एनालिसिस लगा लेंगे। 2 फाइंड करना है ना, तो 2 बार मोल मोल एनालिसिस लगेगा, ये सेकंड स्टेप 2 बार होगा, ठीक है। जब ये स्टेप हो चुका होगा तब मेरे पास फाइंड किया हुआ चीज का मोल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेट कर देंगे क्वांटिटी। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय मल्टीप्लाई। तो ये चीज आपको बस स्टेप दिमाग में रखना है। स्टेप भूल गए, क्वेश्चन भूल जाओ कि भाई सॉल्व होने वाला है, ठीक है। यूनिटरी मेथड से करोगे, और भी मेथड है, बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट हमको ये सबसे आसान लगता है, किसी भी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ सकता है। एक बार इस तरीके से भी क्वेश्चंस को हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कि भाई गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो पढ़े कि भाई ये रिएक्शन है और बोला इफ 12.25 ग्राम ऑफ KClO3, तो यहीं पे पता चल गया कि जो गिवन क्या है KClO3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे भाई मास ऑफ KClO3 कितना है, 12.25 ग्राम, ठीक है, ग्राम। आगे डिसोसिएट प्रोड्यूस KClO एंड O2, ठीक है, ये प्रोड्यूस किया। What volume and mass of O2 gas at STP will produce, बोल रहे कि भाई O2 का क्या मास और क्या वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, ये है O2। यानी गिवन देखो क्या है, गिवन हम लोग को ये है, ठीक है, आई होप G दिख रहा होगा। और फाइंड क्या करना है, O2। तो आपको गिवन पता चल गया और आपको फाइंड भी पता चल गया और क्या चीज दिया हुआ है वो भी पता है। अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। तो सॉल्यूशन का स्टेप क्या है, पहला स्टेप में हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे भाई जो भी मास है उससे मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ KClO3, ठीक है। KClO3 का देखो यार मोल कैलकुलेट करना अभी सीखे, और किससे कैलकुलेट करना है, मास से। तो मास का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 12.25। अब मोलर मास किसका है, जिसका आप निकाल रहे हो, KClO3 का मोलर मास निकालो बाबू, अभी सीख के आए हैं, ठीक है। और KClO3 का तो लास्ट हम शायद बोले भी थे। तो इसका 39 होता है, इसका आपका 35.5 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 48। इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 122.5। एक बार थोड़ा सा देख लेना, हाँ अच्छा बना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 122.5। पॉइंट्स पर हटाते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएं तो ऊपर में 10 आएगा, और यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। तो 1225 कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 भी कैंसिल हो गया, और फाइनली यहाँ पे आया 1/10। तो फाइनली मेरे पास मोल ऑफ KClO3 है। मोल को देखो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, KClO3 N ऑफ KClO3। तो इसका मतलब हो गया मोल। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 के, स्टेप 1 के बाद क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग को लगाना है मोल मोल एनालिसिस। ये देखो स्टेप 2 कैसे कर रहे हैं। तो मोल मोल एनालिसिस जब भी लगेगा तो ये गिवन और फाइंड के बीच में लग रहा हो। तो गिवन क्या है, गिवन आपके पास है KClO3 और फाइंड क्या करना है O2। तो हम लोग बोलेंगे भाई बाय मोल एनालिसिस से ये पता चला कि जो मोल ऑफ KClO3 है और मोल ऑफ O2 है, ये दोनों इक्वल है। देखो हम क्या लिखे, मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल ऑफ O2। यहाँ पे ऐसे इक्वल नहीं कर देना है। यहाँ पे KClO3 के सामने अगर कोई नंबर है, हाँ है 2, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। NO2 के सामने क्या कोई नंबर है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे 3 होता, नहीं होता तो यहाँ पे 1 लिख देते, कोई बड़ा चीज नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि 3 है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। दिस इज मोल मोल एनालिसिस। समझ में नहीं आ रहा है, मोल मोल एनालिसिस में क्या है कि मोल ऑफ जो गिवन है इक्वल टू मोल जो फाइंड करना है, उन दोनों को इक्वल कर दिए और नीचे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, रिएक्शन में जो चीज पहले लिखा हुआ है, यानी इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दिया 2 से, और यहाँ पे 3 से। स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया। अब जो फाइंड करना है भाई, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं N ऑफ KClO3 कितना है 1/10। ऑलरेडी में नीचे 2 है, यहाँ पे N ऑफ O2 थोड़ा सा मैथ्स है, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा N ऑफ O2, ऊपर में आ जाएगा 3, नीचे में आएगा 2 3 2 10 20। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया मोल ऑफ NO2। तो आप यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो इस स्टेप के बाद आपको जो गिवन था और जो फाइंड करना था उसका मोल मिल चुका है। स्टेप 3 क्या है,
स्टेप 3 में कैलकुलेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्या है भाई, पहला बोल रहा है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो और दूसरा बोल रहा है मास कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ O2। O2 का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे लिखे है ना बाय मल्टीप्लाई। तो जो आप मोल निकाले हो 3 बाय यहीं पे वॉल्यूम यहीं पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर उसके लिए भी उस क्वेश्चन के लिए भी तो स्पेस रखना पड़ेगा। 3/20 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तब हम बताएं कि 22.4 लीटर और किसी से नहीं, चाहे ऑक्सीजन का निकालो, नाइट्रोजन का निकालो या हाइड्रोजन का निकालो। तो 3/20 को आपको मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। अब पॉइंट हटाओ, नीचे में 10 दो, 2 10 जा 2 1 1 2 जा, फिर मल्टीप्लाई कर लो बाबू, कितना आएगा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3, नीचे में 10 10 जा 100। बहुत सारा बोल रहा सर काट रहे, कटिए, नीचे 5 बच जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, 3.36 लीटर। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है, मास कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोलेंगे मास ऑफ O2। मास ऑफ O2 निकालेंगे कैसे, वो भी मल्टीप्लाई करके। जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे मोल कितना है 3/20। आई होप आपको दिख रहा हो। O2 का मास, कौन सा मास, मोलर मास। तो O2 का मास कितना होता है, O का 16 होता है, 2 O है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 32 2 10 जा 2 16 जा 16 3 आपका हो गया आई थिंक 48। देखो बाबू यहाँ पे समझ रहे हो 48 होगा, और 10 है तो एक पॉइंट भी आएगा, तो 4.8 ग्राम आंसर। आई होप आपको बस यहाँ तक दिख जाए। यहाँ पे हम लोग 4.8 ग्राम लिखे हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। स्टेप 1 में हम लोग क्या किए कि जो भी क्वांटिटी था उसका हम लोग मोल कैलकुलेट किया। दिस इज आवर स्टेप 1। उसके बाद ये जो पूरा किए हैं इस साइड पे, ये हम लोग का क्या था, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग मोल मोल एनालिसिस करा। स्टेप 3 सिंपली क्या किए, जो भी कैलकुलेट करना उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, यार वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने से कॉन्फिडेंस आता है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप जाके बोर्ड्स में बनाओगे, बोर्ड्स में बनाओगे आपको मार्क्स मिलेगा, सब तारीफ करेगा, वाह क्या बच्चा है, इतना अच्छा पढ़ा, बोर्ड्स में मार्क्स ले आया, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इस स्टेप को लिख लो, कहीं पे लिख लो, ठीक है। ओके, लिख लिए होगे तो हम मिटा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको चाहिए होगा स्पेस। ओके, तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे उसी स्टेप से भाई। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी गिवन है उसका आपको मोल निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। ये रिएक्शन है और बोल रहा है 100 मोल ऑफ ZnS। देखो पहले ही बोल रहा है 100 मोल ऑफ ZnS, तो हम लोग यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे मोल ऑफ ZnS 100 मोल। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है, मोल कैलकुलेट करना। किसका, जो गिवन है उसका। जो गिवन है उसका तो मोल ही गिवन है। तो भाई कैलकुलेट क्या करेंगे, मास देता, वॉल्यूम देता, तब ना मोल कैलकुलेट करते। ऑलरेडी मोल दे दिया, यानी स्टेप 1 वो लोग खुद से करके दे दिया। कितना अच्छा बच्चा है, गुड बॉय, ठीक है। एग्जामिनर को बोल रहे हैं गुड बॉय। तो मोल ऑफ ZnS आ गया हम लोग का 100 मोल। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे मोल मोल एनालिसिस। किसके किसके बीच में, जो गिवन है और जो निकालना है। तो गिवन तो पता चल गया कि ये गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ZnO एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2। ZnO फाइंड करना है और SO2 फाइंड करना है। ZnO फाइंड करना है और SO2 फाइंड करना है, यानी दोनों फाइंड करना है। तो 2 बार मोल मोल एनालिसिस, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। लगाएंगे तो हम लोग बोलेंगे बाय मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। तो मोल मोल एनालिसिस कैसे लगता है, अभी हम बताएं कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है उन दोनों का मोल आप इक्वल कर दो। तो मोल ऑफ ZnS इक्वल्स टू मोल ऑफ ZnO, ठीक है। अच्छा, SO2 को अभी नहीं करेंगे, SO2 साइड रहेगा, अभी पहले सिर्फ 2 को, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उन दोनों के बीच में होगा। साथ में नीचे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। किससे, ZnS के सामने कोई नंबर है, यस है, 2 से डिवाइड। ZnO के सामने कोई नंबर है, यस है, 2 से डिवाइड। 2 से कट गया। ZnS का मोल गिवन है कितना, 100। मोल ऑफ ZnO नहीं पता, लेकिन अब पता चल गया है हमको भी, क्या पूरे जमाने को पता चल गया है, ठीक है। तो मोल ऑफ ZnO आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, SO2 का भी तो मोल चाहिए होगा ना, क्योंकि मोल मोल एनालिसिस में जितना भी फाइंड है सबका मोल आपको पता चल जाता है। तो फिर से बोल दो, फिर से वही चीज कर लो। तो मोल ऑफ ZnS इज इक्वल टू मोल ऑफ SO2। ZnS के सामने कितना था, 2 था। SO2 के सामने देखो तो कितना है, SO2 के सामने भी 2 है,
ये तो अच्छा बात है यार, सबके सामने 2 रहे तो कितना अच्छा कट यार है। तो यहाँ पे भी आ गया 100 इज इक्वल टू मोल ऑफ SO2, ठीक है। तो ये भी आपको मिल गया, तो दोनों का मोल मिल गया। स्टेप 1 में हम लोग को मोल करना नहीं पड़ा, मोल पहले से पता था। और स्टेप 2 में हम लोग मोल एनालिसिस लगा के ZNO का भी मोल कैलकुलेट कर लिया और SO2 का भी मोल कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब करने वाले हैं हम लोग स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या चीज बोलते हैं, स्टेप 3 में जो भी चीज आपको निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो हमको क्या निकालना है, ZNO का हाउ मेनी ग्राम ऑफ ZNO, यानी मास निकालना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मास ऑफ ZNO ना, मास ऑफ ZNO आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे कितना है बाबू, 100। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ZNS का कितना होता है, Zn का यहाँ पे आपको मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होता, हम शायद लिखे नहीं है, आई थिंक 56 होता है, हमको सही से याद नहीं है, एक बार देख लेना। 56 होना चाहिए, 56 ही होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेना क्वेश्चन में क्या है, Zn का मार्क्स अभी हम दे रहे हैं, मोलर मास 56 है, और S का तो पता है अपने को कि S का कितना होता है, S का ZNO का निकालना है, ZNO का, तो Zn का होता है 56, ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, Zn का होता है 56। लेट कर लिए, मान के चल रहे हैं, हमको भी ध्यान में नहीं है 56 से कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। Zn, Cu, Fe इन सब का मास क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 88 आ रहा है, ठीक है। तो देख लेना कितना है, तो जो भी है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 88 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8800 ग्राम, ठीक है। तो आपका मास आ गया, ठीक है, मास ऑफ ZNO निकल गया। अगला एक और क्वेश्चन था, SO2 का वॉल्यूम भी निकालो एट STP, तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ SO2, वो भी कैसे निकालेंगे, पहले मोल लिख दीजिए, मोल SO2 का कितना है 100 इंटू किससे, भाई वॉल्यूम किसी का भी बोले वहां पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 22.4, बहुत अच्छा, ठीक है। तो 22.4 पॉइंट हटाए, हट गया, नीचे 10 आ गया, 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 2240 लीटर, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ZNO का भी हम लोग को मास मिल गया, SO2 का भी हम लोग को मास मिल गया। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन कितना सिंपल आ रहा है। आपको सबसे पहले स्टेप में मोल कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको मोल एनालिसिस लगाना है गिवन और फाइंड के बीच में। जब दोनों हो जाए तो आपको बस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देना है। तो कुछ क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिलेगा, उस PDF में लगभग 10-12 क्वेश्चंस होगा, उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, आंसर्स भी गिवन है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप हमको कमेंट करना, हम सॉल्यूशंस का भी एक PDF होगा तो वहाँ पे अटैच कर देंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। तो आप PDF भी देख के वहाँ से सॉल्यूशंस भी देख लेना, तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर इस पे बनाएंगे, अगर क्या बनाएंगे ही, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा और मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस जो हो। और यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि रिएक्शन गिवन लिए, इसमें भी रिएक्शन लिए, इसमें भी रिएक्शन गिवन है। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स में क्या होता है ना कि कभी कभी रिएक्शंस नहीं देता है, तो अगर रिएक्शन नहीं देता है तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे करके डील करेंगे वो भी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। ऐसे तो मान के चलो कि भाई इतना किस्मत खराब नहीं होगा कि हम लोग को रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर किस्मत कभी किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर खराब हो गया तो वहां पे क्या करेंगे, रिएक्शंस को पहले से समझ के जाएंगे कैसे रिएक्शंस लिखना है, और उस तरीके के क्वेश्चंस के साथ भी हम लोग डील कर रहे होंगे। तब तक ऐसे क्वेश्चंस को और जो होमवर्क में है उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग करते रहो, प्रैक्टिस, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।